आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम्स है उसका डिस्कशन मैं करूंगा। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस दिख रहा है स्क्रीन पे आपको बेटा, ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम पे है और बोट एंड स्ट्रीम का जब तक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इसमें आप समझ लो। अगर हम ये कहते हैं कि एक बोट, ये मान लेते हैं कि ये बोट है और ये पानी में, इसमें जो बेटा कंसेप्ट है एक बार समझ जाओगे तो चैप्टर 4 में भी कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मेन ये कंसेप्ट को सीख लो और ये ज़्यादातर इसका एक चैप्टर हुआ करता है कंपटीशन में, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है इसलिए दिक्कत होती है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम में प्रॉब्लम है, आज के बाद नहीं होगी अगर ये वीडियो देखते हैं तो। इधर देखो, अगर हम कहें ये शांत जल है बेटा, पानी में कोई स्पीड नहीं है, कोई बहाव नहीं है और बोट में कोई आदमी नहीं है, कोई मोटर नहीं लगा है, तो ना ही बोट मूव करेगा और ना ही आपका ये करंट मूव करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि शांत जल में बोट की चाल, ये जो बोट है यहाँ पे, इसकी स्पीड अगर मैं x किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ, x किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ, तो आप बताओ बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं? कब? स्टिल वाटर में। तो इसको बोलेंगे द स्पीड ऑफ बोट, बोट कह लो बेटा या फिर मैन कह लो, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट और मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझिएगा, जब ये समझ जाओगे बेटा तो क्वेश्चंस भी बनेंगे और इसके साथ मैंने 2 और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं वो भी बनाएंगे और ये कंसेप्ट सीख जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्पीड ऑफ बोट या मैन इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। अब सोचो, ध्यान देना, ये तो x किलोमीटर है, किसी वजह से इस पानी में, इस धारा में, ये जो नदी है, रिवर है, इसमें y किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाए, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड आए, तो हम कहेंगे द स्पीड ऑफ वाटर, करेंट, रिवर, कुछ भी नाम होगा बेटा, ठीक है, एज y किलोमीटर पर आवर। इतनी हमने 2 बातें मानी। पहला क्या स्पीड हमने माना? x, किसकी स्पीड है वो? बोट की। पहली स्पीड किसकी है? बोट की। और दूसरी स्पीड किसकी होगी? करंट की। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो, देखो कि बोट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये आदमी उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है जिस डायरेक्शन में पानी की चाल है, यानी जिस डायरेक्शन में बहाव है, जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, उसी डायरेक्शन में बोट की भी चाल है। तो ये बताओ यहाँ पे बोट की चाल शांत जल में जितनी थी, क्या उतना ही तब भी होगा जब यहाँ पे धारा की चाल वही हो जाएगी? नहीं। जैसे ही धारा की चाल होगी, जैसे ही करंट होगा, जैसे ही वाटर की स्पीड आएगी बेटा, बोट की चाल ऐड हो जाएगी। उस समय उस कंडीशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि डाउन यानी कि उतरना, और उतरते वक्त बेटा स्पीड ज़्यादा होती है, तो सीधी सी बात है इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब ये हुआ बेटा कि आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे x + y किलोमीटर पर आवर। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नाव डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इसका मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, और अगर वो बेटा धारा की दिशा में जा रहा है तो बोट की चाल और धारा की चाल उस समय ऐड हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शांत जल में तैर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, और वहीं व्यक्ति जो 4 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है वो धारा की दिशा में तैरने लगे, पानी की बहाव में तैरने लगे, तो बेटा और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की स्पीड में वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, अनुकूल परिस्थिति बोलते हैं, या फिर विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर या फिर रिवर। क्लियर होगी बात? तो जब कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हो डाउन स्ट्रीम, तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे स्पीड ना तो बोट की है केवल और ना ही केवल पानी की है, वहाँ पे दोनों की चाल है और सम में है x + y। इतनी बात आप समझ गए होंगे। लास्ट बात और कर लेते हैं कि अगर ये डायरेक्शन बाय द वे इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि जिधर हम जाना चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में पानी चल रही हो,
उसके विपरीत दिशा में अगर चल रहा हो, हम जाना चाह रहे हैं उत्तर की तरफ, ये जा रहा हो दक्षिण की तरफ, हम जाना चाह रहे हैं ईस्ट, ये जा रहा है वेस्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये बहने लगे तो बेटा हमको ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपनी खुद की स्पीड को मेंटेन करने में। कहने का मतलब ये है कि अगर x किलोमीटर पर आवर से हम तैर सकते थे शांत में और धारा की चाल के अपोजिट जाना होगा तो हमारा रिजल्टेंट स्पीड कम हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम स्पीड। इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम स्पीड। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने, किसी भी एग्जाम में आ जाए। ये चार बातें याद रखोगे तो मैं बनवाऊंगा कोई भी क्वेश्चन। अभी स्क्रीन पे दिखेगा 2-3 क्वेश्चन, मैंने भी 1-2 एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है आपके लिए कि अगर उस क्वेश्चन को आप देखोगे तो बेटा आराम से बना लोगे। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि एक यहाँ पे बोट है ये, और ये नदी में पानी में है ऐसे, ये पानी में ऐसे है, और पानी में होने की वजह से, शांत जल में होने की वजह से इसकी कोई स्पीड नहीं थी। अगर हमने इसमें स्पीड भी दे दिया था, एक्स दे दिया था, तो ये बोट की चाल थी। तो बोट की चाल कब थी, एक्स कब था, स्टिल वाटर में। याद रखिएगा स्टिल वाटर में। चार नाम हमेशा बोला जाएगा, स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ वाटर, और दूसरा डाउन स्ट्रीम, और ये लास्ट अप स्ट्रीम। ये चार बातें हैं। अगर इसी डायरेक्शन में जाए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब बेटा जब हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, यानी वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। अब इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। अब मेरी बात को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई लड़की है जो 20 किलोमीटर तय करती है। कोई एक लड़की है बेटा ऋतु, जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है और 2 घंटे में जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम में जा रही है बेटा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड प्लस धारा की स्पीड, ये स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो आप बताओ डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो कंबाइंड स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर वहीं अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाती है। अप स्ट्रीम में हमने क्या बोला था, अप स्ट्रीम में बोला था दोनों की स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में वहीं लड़की 4 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में, तो इसको बोलेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। एक यहाँ पे बन गया और एक यहाँ पे। अगर यही कंपटीशन में होता तो मैं इसे बिना इतना लिखे ही बताता आपको और एक लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बच्चों को एक्स एंड वाई तो सीखना ही है, उसके बाद आपको कुछ और सीखना है। तो पहले आप एक्स एंड वाई को समझ लीजिए। अगर डाउन स्ट्रीम में है बेटा तो ये एक्स प्लस वाई से जाएगा, और अप स्ट्रीम में बेटा तो वो एक्स माइनस वाई से जाएगा। एक्स प्लस वाई से जाएगा तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और एक्स माइनस वाई से जाएगा तो ये भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। 3 बातें हमने आपको पहले ही बता रखी है कि हमेशा याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम हमेशा डिस्टेंस में डिवाइड होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिवाइड हमेशा डिस्टेंस में होगा, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड होगा तो स्पीड, और डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड होगा तो टाइम। और तीसरी बातें हमने कही, अगर डिस्टेंस से निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ये कंसेप्ट समझना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में भी ये काम आएगा क्योंकि उसमें भी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें ये बोला गया है कि स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो, यानी कि एक्स एंड वाई दोनों बताना है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये मान लेना होगा, लेट स्पीड ऑफ करंट, और दूसरी चीज लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। ये आपको बनाना ही है स्टिल वाटर, वो x किलोमीटर और ये y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद आप लिखिएगा डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाता है और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाता है। अब बताओ 2 इक्वेशन मिल गए हमें, एक x प्लस वाई और दूसरा x माइनस वाई। अगर x प्लस वाई आपको मिला है बेटा, x प्लस वाई अगर आपको मिला है 10 और x माइनस वाई मिला है 2, तो x एंड y भी आ जाएगा। आप नीचे लिखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12 और x बराबर हो जाएगा 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो ऋतु की चाल है। कब? स्टिल वाटर में। और x की वैल्यू अगर 6 यहाँ रख दिया जाएगा तो 6 प्लस वाई
इज इक्वल टू 10 और y बराबर 10 माइनस 6 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट। ये करंट की चाल है, ये पूछा गया, बहुत ऑब्वियस ही सवाल था। एक और देखते हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बना रखा है, इसको आप पढ़िए अच्छे से, एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो। आप ही लोग के लिए मैंने इतना क्वेश्चंस, और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन 10th के हिसाब से इतना काफ़ी है। इसमें लिखा हुआ है a boat row down a river at 21 km per hour and row of river at 9 km per hour। row down and row up का मतलब वही हुआ बेटा, row down का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड row up का मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, और ये दो स्पीड दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट, ये तो सीधी सी बात है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको स्ट्रीम भी बोला जाता है, y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है और वहाँ पे स्पीड दिया है बेटा 21 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है और वहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर। इनको ऐड किया जाएगा तो 2 ऑफ x बराबर 30 आ जाएगा, यानी x बराबर 15 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। x की जगह जैसे ही 15 रखोगे y भी आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 15 यानी कि 6। तो आप बताओ यहाँ पे जो हमने स्ट्रीम की स्पीड मानी थी वो 6 होगी और बोट की स्पीड जो मानी थी वो 15 होगी। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाओ, आप कोशिश करो कि खुद से बनाओ, क्वेश्चन देखो और ट्राई करो, तभी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आप बना पाओगे बेटा। काफ़ी मज़ेदार ये चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी ने पूरा एक्सरसाइज ही निकाल दिया है। अब तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग को शायद बिल्कुल ना पढ़ना पड़े, लेकिन अभी कुछ तो रहेगा क्योंकि 10 अभी 4 चैप्टर में ये कंसेप्ट है। पढ़िए क्या कह रहा है। अ बोट स्टार्ट एट 6 AM फ्रॉम मुंबई एंड रीच गोवा एट 8 AM। मुंबई से चला और गोवा पहुंचा, मुंबई से चला और गोवा पहुंचा। कितने घंटे टाइम लगे बेटा? अगर हम टाइम की बात करें मुंबई टू गोवा जाने में, तो 8 बजे चला था, 6 बजे चला था और 8 बजे पहुंचा, यानी कि 2 घंटे का टाइम लगा। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद बोला गया है सेम बोट, वही बोट स्टार्ट होता है एट 12 PM 12 बजे गोवा से और रीच मुंबई एट 4 PM, यानी 12 से 4, यानी कि जब वो वापस आ रहा है गोवा से, जब वो वापस आ रहा है गोवा से, यानी गोवा से जब वो मुंबई आ रहा है तो समय लग रहा है 12 से 4 यानी 4 आवर्स। सीधी सी बात है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। बताओ बेटा, अगर मुंबई से गोवा जाए या फिर गोवा से मुंबई जाए, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम होगी। क्लियर। अब 10th के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले आप मान लेंगे कि द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम इज y किलोमीटर। इसमें बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, एक्चुअली फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड की स्ट्रीम की पूछी गई है और बोट की स्पीड ऑलरेडी दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड लेट नहीं करना है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर कौन था? बोट। आपको ये ध्यान रखना है जिससे आप लोग को ईजी हो जाएगा बेटा। आप 10th क्लास के छोटे छोटे बच्चे हो, इतना तो याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी ये बहुत इजी हो जाएगा। हालांकि जो मैं देखता हूँ अपने हिसाब से कि 10th क्लास का जो बच्चा है वो बिल्कुल अभी बच्चा ही है, पहली बार ये सब समझ रहा है, तो तुम लोग बेटा आराम से कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वो मुंबई से गोवा गया है, समय दे रखा है, डिस्टेंस है। अब सोच के बताओ कि मुंबई से गोवा गया है तो 2 घंटा लगा है और गोवा से मुंबई गया है तो 4 घंटा लगा है। वो कब अप स्ट्रीम में गया होगा और कब डाउन स्ट्रीम में गया होगा? डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, कम समय में पहुंचेगा। अप स्ट्रीम में जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी और समय ज़्यादा लगेगा।
डाउन स्ट्रीम में जाएगा बेटा, तो देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट की चाल और धारा की चाल ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में 2 ही घंटा लग रहा है और अप स्ट्रीम में 4 घंटा लग रहा है। व्हेन जी बोल रहे हैं बेटा जब ये मुंबई से गोवा के लिए जा रहा है तो सिर्फ 2 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा, और डाउन स्ट्रीम में हमने बोला था कि स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। स्पीड इजकल टू, पहले लिखा है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस d हमने माना था और टाइम कितने घंटे लग रहा है, 2 घंटे। कोई दिक्कत, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब व्हेन गोवा टू मुंबई, जब वो गोवा से मुंबई जा रहा है, गोवा से मुंबई, तब उसे 4 घंटे का समय लग रहा है। 4 घंटे का समय का मतलब कि बेटा उसको जाने में समय ज़्यादा लग रहा है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड में जा रहा होगा। तो अप स्ट्रीम स्पीड के लिए हमने क्या बताया था आपको, x माइनस वाई, और स्पीड इजक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस हमने d मानी और टाइम लग रहा है 4 आवर्स। अब सिर्फ इन 2 इक्वेशन का काम है और कोई मतलब नहीं। y हमें फाइंड आउट करना है और x दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो कैसा, बोट एंड स्ट्रीम इजी है। तो बेटा वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू d/2, और x की वैल्यू 30 माइनस वाई इज इक्वल टू d/4। अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया है। 1 एंड 2 में मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा टफ है ये। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें, तो 30 प्लस वाई रेशियो बनाए थे, उसमें ये कंसेप्ट बताए थे d/2 और d/4, यानी कि 4 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे। ये हो जाएगा बेटा 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 प्लस वाई 30 माइनस 2y। 2y जब इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा। इधर तक दिख रहा है बेटा, पक्का दिख रहा है। 30 इंटू 2 60, तो 60 माइनस 30 y इक्वल टू 30/3, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इतना ध्यान रखना कि x डे में अगर कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है, कोई वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 1 डे वर्क इसमें निकाला जाता है, जिसको एफिशिएंसी कही जाती है। वो हो जाएगा 1/x वर्क। ये एक दिन का कार्य होगा, वो एफिशिएंसी होगी। यानी कि टोटल वर्क से अगर हम लोग टोटल वर्क में डे से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 डे वर्क आ जाता है। अब क्वेश्चन को देख के बताओ, 2 महिला हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो वूमेन है वो x डे में कंप्लीट कर जा रही है, और जो मैन है वो y डे में कंप्लीट कर जाए टोटल वर्क को। तो एफिशिएंसी के तौर पे देखा जाएगा तो एक महिला 1/x कार्य करेंगी और एक आदमी जो होगा 1/y कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 महिला है तो 2 गुना कार्य होगा, 2 गुना कार्य हो जाएगा। 1/x होगा बेटा एक दिन का कार्य, तो 2 महिला होंगी तो 2/x एक दिन का कार्य। और आदमी कितने हैं, 5, 5/y एक दिन का कार्य। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर जा रहे हैं, 4 डे में टोटल 1 वर्क कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो बताओ बेटा दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/4। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 1, समझ में ये बात। फिर दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, 3 महिलाएं 3/x प्लस 6, नेक्स्ट 6 है 6/y इज इक्वल टू, ये कितने दिन में कर जा रहे हैं, 2 दिन में। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। 3 डे में, सॉरी 3 दिन में कर जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये। तो इतनी सी बात थी, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये एक तो अब वैसे भी निकल गया, ये हमारे सिलेबस से तो बाहर है, होना भी चाहिए अगर, लेकिन बाहर नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये आपका एक बड़ा सा चैप्टर होता है। अभी मैंने करा रखा है उसमें आपके टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। बेटा 1 घंटे का लगभग है, फिर भी पूरा एंड नहीं हुआ उसमें, यानी कि उसमें पाइप एंड सिस्टम रह ही गया है। मैन एंड डे तक शायद मैं पहुँचा हूँ, एक बार देखना उसको।
तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा एक कंसेप्ट है, इसको समझना है। सिर्फ लीनियर इक्वेशन यूज हो रहा है इसलिए इसमें डाल दिया है क्वेश्चन बेवजह। अब यहाँ पे एक महिला जो थी x दिन में कार्य कर पा रही थी और एक आदमी y डे में x एंड y की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा। चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, आपकी मर्जी। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे में 2 से कर दें। ऐसा करने से 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 15 और ये 18 सॉरी 12, 6 2 जा 12 और ये 15। बताओ 12 में से बेटा यहाँ 15 में से 12 चला जाएगा तो 3/y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 3/y 9 माइनस 8/12 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा y बराबर 36, 12 3 36, 36 ही पहले ही आया था। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट है और ये यूज करने के लिए आपको ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए जो कहीं भी डिस्कस किया नहीं गया एनसीईआरटी में, जबकि इसका एक अलग से एक्सरसाइज होना चाहिए। अब आते हैं, आपको एक ट्रेन वाला सवाल है, ये भी बता दे रहे हैं, ख़त्म हो जाइए। कोशिश करना बेटा कि आराम से पढ़िए और टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट हमने करा रखा है ऑलरेडी, उसको भी कर लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको बनाने में। अगर ये सब सवाल बनाते हैं आप अच्छे से पढ़िए, रीड कर लो, आराम से रीड करो। अब ये लेट कर लो, लेट ट्रेन की जो स्पीड है वहीं आपकी 10वीं में घिसी पिटी x km/h और जो बस की है वो y km/h, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, टोटल टाइम अगर 4 घंटे का लगा है तो कुछ समय लगा होगा उसे बस से जाने में, कुछ समय लगा होगा ट्रेन से जाने में। अगर वो 60 किलोमीटर बस से जा रहा है तो 60 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। किस स्पीड से जा रहा है, बस से पहले जा रहा है ना, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेन, ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन की हमने x माना है, तो रिमेनिंग हो जाएगा बेटा 240 किलोमीटर y से, और उससे कुल 4 घंटे का समय लगा है। एक इक्वेशन ये बना। और आपको पता है मैंने कई बार बताया कि डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे टाइम से तो स्पीड, और डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे स्पीड से तो टाइम। ये कंसेप्ट याद ही रखना है। तो यहाँ पे टोटल 4 आवर्स जो लगा है वो ट्रेन से और बस से जाने में लगा है। तो ट्रेन का समय दूरी बटे 4, बस का समय दूरी बटे 4 और दोनों मिलाकर कितना लगा है, 4 घंटा। अगेन वो 100 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन से जाता है बेटा, 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन की स्पीड, जैसे स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम आ जाएगा, प्लस अब 100 किलोमीटर इससे जा रहा है, टोटल शायद 300 किलोमीटर है तो 200 बचेगा। 200 किलोमीटर वो वाई से जा रहा है तो 4 घंटे अब प्लस 10 मिनट और लग रहा है। मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी। आप एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तो मुझे यकीन है कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। एक लास्ट और वीडियो है बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं उसको शूट कर लूँगा, और 3.7, तो मिस ना करिएगा। सभी सीक्वेंस को सभी सीरीज़ को आराम से देखना, शुरू से देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। और टाइम एंड वर्क के लिए आपको टाइम एंड वर्क का एक अलग से वीडियो बना के हमने प्लेलिस्ट में डाला है, उसको ज़रूर देख लेना। और साथ में बोट एंड स्ट्रीम का मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट करा रखा है, कंसेप्ट को समझ के आराम से सवाल बनाना, 1-2 क्वेश्चन भी हमने करा दिए। चलिए, थैंक यू।